हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर पुलिस चाहे तो फिर किसी भी केस को सुलझा सकती है, चाहे वो कितना भी पेचीदा क्यों न हो, क्योंकि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई ऐसा सबूत ज़रूर छोड़ देता है जिसके बाद उसको पकड़ा जा सकता है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, तो इसके दोनों पहलू हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर हम लोग हाय तौबा मचा देते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। और वहीं कहीं ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे को उखाड़ लेना। आज की कहानी एक ऐसी ही कत्ल की कहानी है जो आज से 25 साल पहले हुआ था। इन 25 सालों में जिस इलाके में ये कत्ल हुआ, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो इलाका आता था, उस थाने के नामालूम कितने थानेदार बदल गए। कई जांच अधिकारी आए और चले गए और कुछ तो रिटायर भी हो गए, लेकिन केस सुलझा नहीं। 25 साल तक वो कातिल पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा और इसी तरह 25 साल निकल गए। तो एक पुलिस अफसर जब वहाँ उस पुलिस स्टेशन में आया तो उसने कहा कि चलो कुछ पुराने केसेस पर भी नज़र डालते हैं और उनको एक बार फिर से देखते हैं, क्या पता शायद कोई केस सुलझ जाए। और पुलिस अफसर की इसी सोच ने एक 25 साल पुरानी केस को हल कर दिया। ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका है ओखला, और उसी ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था किशन लाल। इनकी पत्नी थी सुनीता, और ये बात है फरवरी 1997 की। सुनीता उस वक्त प्रेग्नेंट थी और घर में सब कुछ उनके ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 4 फरवरी 1997 को अचानक सुनीता को पता चलता है कि किसी ने उसके पति को चाकुओं से गोदकर मार डाला है। ये खबर सुनकर ओखला की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। इसके बाद लाश को कब्जे में लेती है और पूछताछ शुरू होती है कि कौन है इस कत्ल के पीछे। किसी के साथ इस परिवार का कोई दुश्मनी तो नहीं है। अब पूछताछ के दौरान पता चला कि आखिरी बार किशन लाल को उसी के साथी, जिसका नाम रामू था, उसी के साथ देखा गया था और उसके बाद से ही रामू गायब है। अब सुनीता को रामू पर शक होता है क्योंकि आखिरी बार किशन लाल को उसी के साथ देखा गया था। अब पुलिस जांच करती है तो पता चला कि 4 फरवरी 1997 को रामू ने एक पार्टी दी थी जिसमें किशन लाल को भी बुलाया गया था। इन लोगों ने पार्टी की और उसके बाद फिर अचानक किशन लाल की लाश मिलती है। लाश खून से लथपथ थी क्योंकि उसे चाकू से गोदकर मारा गया था। उस पर चाकू से हमला हुआ था। अब पुलिस सुनीता के बयान के आधार पर रामू की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन रामू पकड़ में नहीं आता है। हर तरफ पुलिस की टीम भेजी जाती है, लेकिन रामू नहीं पकड़ा जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, हफ्ता, महीना, फिर साल बीतता है। अब पुलिस करे तो क्या करे। आखिरकार पुलिस अदालत में अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करती है और कहती है कि सबूत तो कोई है नहीं, लेकिन रामू गायब है, फरार है और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा रहा है। तो इसलिए इस केस में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पुलिस के इस बयान पर अदालत रामू को अपराधी के साथ साथ भगोड़ा भी घोषित कर देती है। इधर सुनीता लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है। इस दौरान सुनीता एक बेटे को जन्म देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन पति के कातिल की गिरफ्तारी और इंसाफ के लिए वो लड़ाई लड़ती रहती है। लगातार पुलिस वालों के सामने जाकर हाथ जोड़ती है कि मेरे पति के कातिल को पकड़ो, जिसने मुझे विधवा बना दिया, जिसने मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। पुलिस भी शुरुआत में पूरे जोश से कोशिश करती रहती है, लेकिन रामू पकड़ में नहीं आया।
अब धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो पुलिस वालों का भी जोश कम हो जाता है। इधर सुनीता भी अब थक हार चुकी थी। पति दुनिया से जा चुका था, घर परिवार भी चलाना था। अब वो पुलिस और अदालत के चक्कर काटे या फिर घर परिवार को संभाले। तो धीरे धीरे जब साल बीतने लगे तो अब सुनीता ने भी सोचा कि शायद उसके नसीब में इंसाफ नहीं लिखा है और वो भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। सुनीता का बेटा अब जवान हो गया था और इस घटना को हुए अब 24 साल गुजर गए थे। इसी ओखला पुलिस स्टेशन में जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने एक टीम बनाई पुराने केसेस को सुलझाने के लिए। इस टीम का सिर्फ एक ही काम था कि जो पुराने अनसॉल्व्ड केसेस हैं उनकी फाइल निकालें, तफ्तीश करें और उसकी अपडेट दें। अब इसी दौरान कुछ पुराने केसेस के साथ साथ किशन लाल के कत्ल के केस की 24 साल पुरानी फाइल भी इनके हाथ लगती है। अब इन्होंने इस फाइल को देखा और पढ़ा तो फिर से इस केस की जांच शुरू करने का फैसला लिया गया। टीम को इस काम पर लगा दिया गया। अब 24 साल हो गए थे तो सबसे पहले पुलिस ने पीड़िता की यानी कंप्लेनेंट की तलाश शुरू की। तो किसी तरह से वे सुनीता तक पहुंच जाते हैं। सुनीता से बातचीत की। सुनीता ने कहा कि आज तक भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उस वक्त यानी 1997 में रामू का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था टिल्लू। 2021 में सुनीता से बातचीत करने के बाद पता चला कि टिल्लू यहीं कहीं रहता है। पुलिस ने टिल्लू को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं तो बेकसूर हूँ और उसका कत्ल रामू ने ही किया था। तब पुलिस ने उससे पूछा कि रामू कहाँ है, तो टिल्लू ने कहा कि बरसों हो गए वो मेरे संपर्क में नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। और टिल्लू सच कह रहा था, उसे मालूम ही नहीं था कि रामू अब कहाँ है। पुलिस अब सोचने लगती है कि 24 साल बाद दोबारा इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल है। कई चेहरे आए और चले गए। 24 साल में इंसान का हुलिया बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। उसको कैसे पकड़ें, क्या किया जाए? अब इसी उधेड़-बुन में पुलिस लगी हुई है, लेकिन इस टीम ने कहा कि नहीं, कोशिश जारी रखेंगे। और इसी दौरान में वे सुनीता से लगातार छोटी छोटी जानकारियां लेते रहे। सुनीता मन से मान लेती है कि रामू ही उसके पति का कातिल है। एक रोज ऐसे ही पूछताछ में सुनीता ने पुलिस से कहा कि रामू के बारे में एक क्लू देती हूँ। तो पुलिस ने कहा कि वो क्लू क्या है? तो उसने कहा कि रामू का एक भाई है जो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के ही तुगलकाबाद इलाके में रहता है। ये इलाका ओखला के ही पास है। अब रामू 24 साल से गायब है। पुलिस जब कुछ नहीं कर पाई तो सुनीता ने रामू के परिवार और उसके बारे में अपने लेवल पर भी अपने सूत्रों और अपने रिश्तेदारों के जरिए छानबीन करती रही थी कि कहीं रामू किसी को मिल जाए या दिख जाए, लेकिन रामू कभी किसी को मिला नहीं और ना ही वो दिखाई दिया। तो सुनीता ने रामू के भाई के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि चलो रामू के इस भाई को ही सीढ़ी बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस रामू के भाई के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो सादी वर्दी में ही थी और जासूसी करने लगती है, ये देखने के लिए कि रामू तो कहीं इधर आकर नहीं रह रहा है अपने भाई के साथ। और जो 1997 में कत्ल हुआ उसके हिसाब से 24-25 साल के बाद रामू अब कैसा दिखता है। तो इन सभी जानकारी और हुलिये के साथ, फोटोग्राफ के साथ पुलिस वहां उस इलाके में पहुंचती है। लेकिन वहां जाकर पुलिस को एक नई जानकारी मिली और पता चला कि कुछ दिन पहले ही रामू की मां की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो घर में मातम भी था क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं थी। अब पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो पुलिस ने तुरंत एक प्लान बनाया
और सोचा कि यही एक मौका है कुछ कर दिखाने का, और यदि ये मौका हाथ से निकल गया तो 24 साल तो बीत गए हैं और शायद आने वाले वक्त में भी रामू ना मिले। पुलिस टीम ने इस रोड एक्सीडेंट में रामू की मां की मौत को अपनी उस प्लानिंग में शामिल किया। सब कुछ पुख्ता हो जाने के बाद कि किस दिन रोड एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो अब पुलिस की टीम सादी वर्दी में रामू के भाई के घर तुगलकाबाद पहुंचती है और उसके बाद पूछताछ करती है। घर वालों को भी शक नहीं होता है क्योंकि उनके पूछने का तरीका ही ऐसा था। उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं और आपकी मां की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है और सड़क हादसे में मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसी मुआवजे की रकम देने के लिए हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। अब रामू का भाई और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं कि चलो माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कुछ पैसे मिल जाएंगे और शायद कुछ लाख तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो अब बीमा कंपनी बनकर पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये बताइए, आपकी माँ का नाम, पति का नाम, उम्र, सब धीरे धीरे, ताकि उनको कोई शक ना हो। फिर पूछा बच्चे कितने हैं। उसने बताया कि हम 2 भाई और 1 बहन हैं। फिर पूछा इन सब के नाम, तो फिर नाम बताता है और उसमें वह नाम रामू का भी आता है। फिर पूछा इन भाइयों के बच्चों और पत्नियों के नाम, तो वो सब भी बता देता है। फिर पूछा उनके एड्रेस बताओ, कहाँ पर रहते हैं, तो वो सब का एड्रेस भी बताता है। लेकिन रामू का पता भी वो दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह का बता देता है। अब यहाँ आकर पुलिस को लगा कि हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मेरा भाई तो है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछा कि कब से, तो उसने कहा कि यही कोई 23-24 साल से। तो पुलिस को भी लगा कि शायद उसको रामू की जानकारी नहीं है। पुलिस ने अपनी तरफ से और भी पूरी जासूसी की। रामू की तस्वीर दिखा दिखाकर पड़ोसियों से पूछा कि ये शख्स यहाँ कभी आता है या आपने यहाँ इस इलाके में कभी इस इंसान को देखा है। तो वहाँ रहने वाले हर किसी इंसान ने, हर किसी आदमी ने कहा कि नहीं, हमने इसको यहाँ आते जाते कभी नहीं देखा। तो पुलिस को लगा कि शायद पुलिस से बचने के लिए रामू ने अपने पूरे रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से दूरियां बना ली है। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि रामू का नाम तो है, लेकिन पता, नया ठिकाना, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, अभी ये सब कुछ पता नहीं है। लेकिन इस पूरी पूछताछ में रामू के परिवार के बारे में भी पूछा गया, और जब पूछा गया तो रामू के बीवी बच्चों का भी नाम आया। अब रामू का एक बेटा था। पुलिस को उसके बेटे के बारे में पता चला, और पता चला कि उसका बेटा जो है वो लखनऊ में रहता है। अब जब ये जानकारी मिली कि वो लखनऊ में रहता है और उसका पूरा नाम क्या है, तो पुलिस ने कहा कि आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसी के बाद पुलिस सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है और देखती है कि उसका बेटा सोशल मीडिया पर है या नहीं। तलाशते तलाशते आखिरकार फेसबुक पर रामू का बेटा नज़र आ जाता है। उसका अपना एक पूरा प्रोफाइल बना हुआ था। इधर सुनीता, जो किशन लाल की पत्नी थी, वो भी फेसबुक पर थी। उसने भी अपना प्रोफाइल बना रखा था। अब पुलिस को जब रामू के बेटे का प्रोफाइल मिला, तो उसके ज़रिए पुलिस ने देखा कि इसके फेसबुक में और कौन कौन शामिल हैं। अब उन्होंने गहराई से इसको खंगालना शुरू किया। उस फेसबुक में एक चेहरा दिखा। ये एक उम्रदराज व्यक्ति का चेहरा था और उसका जो नाम लिखा था वो अशोक यादव था।
अब पुलिस को लगा कि ये अशोक यादव कौन है। खैर, अब यहाँ तक की कड़ी मिली। पुलिस की एक टीम लखनऊ गई। लखनऊ जाने के बाद रामू के उसी बेटे के घर जाती है और ये बताते हुए कि हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, सरकार की तरफ से आए हैं और तुम्हारी दादी का जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसका मुआवजा देना चाहते हैं। तो मुआवजे के लिए परिवार में लड़ाई ना हो, तो उसके लिए परिवार के बारे में जानकारी चाहिए। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मेरे पिता लखनऊ में ही हैं। पुलिस ने पूछा कि उनका नाम? तो उसने नाम बताया, अशोक यादव। पुलिस ने यह भी पूछा कि लखनऊ में कहाँ पर हैं और कहाँ पर मिलेगा। अब पुलिस की टीम लखनऊ के उस पते पर पहुंच जाती है। अब अशोक यादव को भनक ना लग जाए कि कोई उसके बारे में पूछ रहा है इंश्योरेंस के नाम पर। यदि उसे थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो भाग सकता है। तो पुलिस ने ये देखा कि अशोक यादव का ई रिक्शा के साथ कनेक्शन था। ई रिक्शा का उसका बिजनेस था। तो पुलिस ने अशोक यादव तक मैसेज भेजा कि भाई, हम ई रिक्शा कंपनी से आए हैं और हमें कुछ डील करनी है आपके साथ और उसके लिए आपसे मिलना ज़रूरी है। अब पुलिस की टीम ई रिक्शा की डीलिंग के नाम पर अशोक यादव तक पहुंच जाती है। 24 साल के बाद ये केस खुला था। ये 25वां साल था। अब दिल्ली पुलिस के सामने अशोक यादव था। अब अशोक यादव से पुलिस मिली। पुलिस ने पूछा, आपका नाम? उसने कहा कि अशोक यादव। पुलिस ने कहा कि यदि डील करनी है तो कोई आरडी प्रूफ है आपके पास? तो उसने आधार कार्ड से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ दिखाया, सारे कागजात दिखाए। वो सब के सब अशोक यादव के नाम पर ही थे। सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अशोक यादव नाम लिखा हुआ था। अब पुलिस को लगा कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम रामू को ढूंढ रहे हैं या ये वाकई अशोक यादव है। तो अब क्या करें? सारे कागजात उसके यानी अशोक यादव के ही नाम पर है। अब उस पुलिस टीम ने किशन लाल की पत्नी सुनीता को फ़ोन किया लखनऊ से, क्योंकि पुलिस टीम कंफर्म नहीं थी कि ये रामू ही है या अशोक यादव। कहीं ऐसा ना हो कि इसको पकड़कर दिल्ली ले जाएं और कल ये कोई बेगुनाह निकले तो फिर ये बहुत बड़ी अजीब बात हो जाएगी। फिर लखनऊ पुलिस को भी ये पता चलेगा और वो कहेगी कि आप बिना अरेस्ट वारंट के इसे कहाँ और कैसे ले जा सकते हैं। तो ये सब सोचकर पुलिस टीम ने सुनीता को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप फ़ौरन लखनऊ आ सकती हैं। तो तभी सुनीता लखनऊ चली गई, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। और पुलिस ने सुनीता से कहा था कि शायद हमने आपके पति के कातिल को पकड़ लिया है, लेकिन हमें उसकी शिनाख्त करनी है। अब सुनीता लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस अशोक यादव को उसके सामने पेश करती है। सुनीता उसे कुछ देर तक देखती रहती है। देखने के बाद पुलिस से कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया था, जिस शख्स ने 25 साल पहले उसके पति को मारा, और वो भी उस समय में जब वो गर्भवती थी। अपने सामने खड़े उस कातिल को देखने और पहचानने के बाद सुनीता वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, पुलिस का काम हो गया था। पुलिस अब सुनीता और इस शख्स रामू को लेकर वापस दिल्ली आ जाती है और पूछताछ होती है तरीके से। रामू कहता है कि हाँ, 4 फरवरी 1997 को किशन लाल का कत्ल मैंने ही किया था। जब उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि दरअसल मुझे पता चला था कि किशन लाल को कहीं से एक साथ कुछ इकट्ठे पैसे मिले हैं और मुझे उस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि कैसे हासिल करूं, क्या किया जाए, किस तरह से पैसे मुझे मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसे पार्टी के नाम पर बुलाया, उसे खूब शराब पिलाई और फिर चाकू से उसे मारा और पैसे लिए और भाग गया।
फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। मुझे ये भी मालूम था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों से दूरियां बनाई, दिल्ली की तरफ देखना तक छोड़ दिया। अलग अलग इलाकों से होते हुए लखनऊ पहुंचा। यहाँ पर फिर मैंने अपना दूसरा नया आधार कार्ड बनवाया और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स नए बनवाए। नया आधार कार्ड, नया नाम, नया एड्रेस के साथ रहने लगा और यहाँ तक कि अपने बेटे और पत्नी से इन सब से कह दिया कि मेरे बारे में जो पुराना नाम है उसका जिक्र किसी से भी नहीं करना है। अशोक यादव अपना जो नया नाम रखा है सभी से उसी नाम का जिक्र करना। रामू का या रामू के नाम का कभी भी किसी से कोई जिक्र नहीं करना है। हो सकता है कि इस केस पर पर्दा पड़ा ही रहता, लेकिन इस रामू की मां की सड़क हादसे में मौत, पुलिस खुद का इंश्योरेंस एजेंट बताकर उसके घर पहुंचना, बीमे की रकम देने की बात करना और उसके जरिए उन सारे लोगों तक पहुंचना, और पुलिस की इसी कोशिश और चालाकी ने इस केस को सुलझा दिया और आखिरकार 25 साल पुराना एक केस दिल्ली पुलिस ने इस तरह से सुलझाया। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्द ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।